हेलो एंड वेलकम बैक टू विंग्स एक उड़ान। सो दोस्तों, नया सेशन और नए सेशन के अंदर फिर से 30 एमसीक्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले बता दूं कि कल एक लाइव सेशन रहेगा जो कम से कम 3 घंटे का होगा, जिसके अंदर हम 150 प्लस एमसीक्यूज कोशिश करेंगे उनकी डिस्कशन करने की। एक मॉक टेस्ट रहेगा। इसका जो टाइमिंग है दोस्तों, उसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा। हालांकि जो मेरा टेलीग्राम चैनल है किरिंस कॉमर्स जोन के नाम से उसमें मैंने 4 टाइम के स्लैब्स आपको दिए हैं। जिस टाइम पर ज्यादा वोटिंग होगी उसी टाइम पर वो लाइव सेशन होगा। वो आप टेलीग्राम चैनल में जाकर वोट कर सकते हो। जो टाइम आपको चाहिए उसी टाइम पर वो जो सेशन है वो मैं शुरू करूंगा। हालांकि अलग से इसके बारे में मैं आपको एक और वीडियो बना के बता दूंगा। और साथ ही बता दूं कि जो शॉर्ट नोट्स हैं क्विक रिवीजन के लिए और टॉपिक वाइज विद एमसीक्यूज 10 मॉक टेस्ट और पीडीएफ जो 900 एमसीक्यूज की है, दोनों ऐप के अंदर यानी किरिंस कॉमर्स जोन और विंग्स एक उड़ान दोनों की ऐप के अंदर अवेलेबल है। आप कहीं से भी ले सकते हो। अब आते हैं आज के एमसीक्यूज पे। तो पहला एमसीक्यू है, व्हाट डज द वर्ड एफ स्टैंड्स इन PFRDA। P मतलब पेंशन, F मतलब फंड, R मतलब रेगुलेटरी डेवलपमेंट, D फॉर डेवलपमेंट, A फॉर अथॉरिटी। तो यहां पर F स्टैंड्स फॉर फंड्स। चलिए जी, नेक्स्ट पे करते हैं मूव। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स इंडिविजुअल कैन नॉट बी पार्टिसिपेंट। इसमें से कौन सी जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है इसमें इंडिविजुअल पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। पहला है ट्रेजरी बिल। कौन इशू करता है? गवर्नमेंट इशू करती है। जब गवर्नमेंट को फंड चाहिए, पैसा चाहिए। कमर्शियल पेपर, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जिनकी रेटिंग बड़ी बड़ी कंपनीज करती हैं, वो कमर्शियल पेपर इशू करती हैं। सर्टिफिकेट और डिपॉजिट बैंक्स इशू करते हैं। तो कौन सा मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर इंडिविजुअल पार्टिसिपेट नहीं कर सकते? दैट इज बोथ A एंड B। सो इसका आंसर रहेगा D। चलिए जी, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। वैसे तो ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन था। इन कैरेज, इफ कैरेज इनवर्ड इज रिलेटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, अगर कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड है, इंटरेस्ट ऑन लोन इज रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन लोन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड है, देन इन द सेम मैनर प्रीपेड इंश्योरेंस इज रिलेटेड टू। प्रीपेड इंश्योरेंस किससे रिलेटेड होगी? देखिए, कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। लेकिन जो प्रीपेड इंश्योरेंस है ये हमारा एसेट है, ये कोई एक्सपेंस नहीं है। और एसेट है तो ये बैलेंस शीट में आएगा, इसलिए सी इज द राइट आंसर। चलिए जी, नेक्स्ट पे करते हैं मूव। और नेक्स्ट हमारा है, एन एक्सपेंस ऑफ ₹1000 मे बी इनसिग्निफिकेंट फॉर एन एंटरप्राइज वेयर एज द सेम एक्सपेंडिचर मे होल्ड्स सिग्निफिकेंट फॉर एन एंटरप्राइज। दिस इज बिकॉज ऑफ विच अकाउंटिंग कंसेप्ट। देखिए, 1000 रुपए का कोई खर्चा है, ठीक है। कहने का मतलब ये कि कोई 1000 रुपए का हमारा एक्सपेंस है। किसी बिजनेस के लिए ये एक्सपेंस बहुत बड़ा हो सकता है, किसी बिजनेस के लिए एक्सपेंस एक बहुत छोटी सी चीज हो सकती है। तो हम इसको बहुत बड़ी वैल्यू या बहुत छोटी वैल्यू किस कंसेप्ट पे मानेंगे? देखिए, अगर कोई बिजनेस मान लो साल का 20-30 हज़ार रुपया प्रॉफिट करता है, हालांकि ऐसा कोई बिजनेस आजकल होता नहीं, चलो मान के चलते हैं कि 20-30 हज़ार रुपया प्रॉफिट करता है, उसके लिए 1000 रुपया बड़ी चीज़ है, मतलब छोटी चीज़ नहीं है। लेकिन जिसका प्रॉफिट लाखों में है, करोड़ों में है, उसके लिए 1000 रुपया बड़ी चीज़ नहीं है। तो डिपेंड करता है कि ये जो वैल्यू दिखाई गई है उस बिजनेस के लिए क्या मायने रखती है। अगर इतना 1000 का अमाउंट किसी बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है तो इसकी इंपॉर्टेंस है, और अगर इसका वैल्यू बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती तो इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है। तो किस चीज को हमें दिखा सकते हैं, किस चीज को छुपा सकते हैं, मतलब ऐसी कोई चीज, एक आपको कंसेप्ट याद होगा, ये इसका मैं आंसर देता चलूं, इसी के साथ समझा दूंगा। मैट्रिटी क्या कहता है कि कोई भी ऐसी चीज जिसकी इतनी वैल्यू नहीं है कि किसी का डिसीजन चेंज हो सके, जिसकी इतनी वैल्यू कि अगर हम उस चीज को, उस आइटम को छुपा भी दें उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी के डिसीजन मेकिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो हमारा किस प्रिंसिपल में आता है? मैट्रिटी की। आप वो इंफॉर्मेशन दिखाओ जो सिग्निफिकेंट है, जो इंपॉर्टेंट है, जिससे किसी का डिसीजन चेंज हो सकता है, लेकिन वो इंफॉर्मेशन आप छुपा दो जिससे किसी का डिसीजन पे कोई फर्क नहीं आएगा। तो मैट्रिटी कहता है कि इंपॉर्टेंस इंफॉर्मेशन की कितनी इंपॉर्टेंस रखती है। तो वही चीज इसमें कहा गया कि 1000 रुपए का खर्चा है, किसी बिजनेस के लिए बहुत बड़ा हो सकता है, किसी बिजनेस के लिए बड़ा मामूली हो सकता है। तो जिस बिजनेस के लिए बड़ा है
उसको दिखाना पड़ेगा एज पर फुल डिस्क्लोजर, लेकिन जिसके लिए छोटा है उसको दिखाना पड़ेगा एज पर उसको छुपा सकता है एज पर मैच्योरिटी प्रिंसिपल। तो दोनों में से कोई भी प्रिंसिपल यूज हो सकता है, डिपेंड करता है कि इंफॉर्मेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर इसने कहा कि जो खर्चा था किसी के लिए कोई वैल्यू नहीं रखता लेकिन किसी के लिए सिग्निफिकेंट है, किस अकाउंटिंग कंसेप्ट के अकॉर्डिंग? मैच्योरिटी। छोटा खर्चा दिखाओ, छोटा खर्चा छुपा दो और बड़ा खर्चा दिखा दो। तो दो कंसेप्ट आपने पढ़े थे, प्रूडेंस कि आपको कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो किसी के डिसीजन पे चेंजेस ला सके वो आपको दिखानी है एज पर फुल डिस्क्लोजर, और दूसरा क्या था? मैच्योरिटी कि ऐसे कोई इंफॉर्मेशन की कोई वैल्यू नहीं आप छुपा सकते हो। तो अब इसमें हमें कौन सा लेना है? हमें लेना है, क्योंकि बाकी तो जो ऑप्शंस में दिए गए प्रूडेंस, तो इसका मतलब है कि एक्सपेक्टेड गेन्स को कंसीडर नहीं करना, लॉसेस को ले लेना है। ड्यूअल एस्पेक्ट कि एक ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट, एक डेबिट और एक क्रेडिट। मैचिंग कंसेप्ट कि अपने इनकम, अपना जो प्रॉफिट आप कैसे दिखाओगे इनकम और एक्सपेंस को मैच करके। तो ये तीन तो हो नहीं सकते, इसलिए हमारा आंसर रहेगा मैच्योरिटी। तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना है कि कोई भी ऐसा खर्चा जो किसी के लिए कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता, आप उसको छुपा सकते हो, लेकिन अगर इंपॉर्टेंस रखता है तो आपको उसको दिखाना होगा एज पर फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है एक या एक से ज्यादा सही है? पहला, प्रोविजन इज एन एंटिसिपेशन ऑफ लॉस। यस, प्रोविजन हमारा लॉस का एंटिसिपेशन होता है। आपने पढ़ा होगा प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। इसका मतलब क्या है? प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कि हमारा जो पैसा आने वाले समय में डूब सकता है, ठीक है, तो एंटिसिपेटेड लॉस है। प्रोविजन इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। यस, इसको प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज किया जाता है, यानी इसको प्रॉफिट में से निकाला जाता है, इसलिए आंसर इसका कौन सा रहेगा? बोथ ए एंड बी। तो प्रोविजन को हमेशा प्रॉफिट में से निकाला जाता है, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से, याद रखना। और दूसरा कि ये आने वाले लॉस का एंटिसिपेशन होता है, मतलब हम पहले से ही लॉसेस को रिकॉर्ड कर लेते हैं एज पर प्रूडेंस कंसेप्ट। तो इसका आंसर रहेगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग विल डिक्रीज द अमाउंट ऑफ क्रेडिटर्स? देखिए क्रेडिटर कौन है? क्रेडिटर जिसे हमने गुड्स खरीदी। फॉर एग्जांपल मान लो मैंने मोहन से गुड्स खरीदी, मैंने मोहन से परचेज की, ठीक है, डेबिट किसे खरीदी? मोहन से। मोहन मेरी लाइबिलिटी थी, इंक्रीज हो गई, 5000 की गुड्स मैंने खरीदी, बराबर है। तो मोहन मेरी लाइबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो गई, तो मैंने मोहन को क्रेडिट कर दिया। अब अगर मान लो मोहन को मैं 1000 की गुड्स वापस कर देता हूं, मोहन को 5000 में से 1000 की गुड्स वापस कर देता हूं, तो मेरी लाइबिलिटी कम हो गई। लेकिन ये लाइबिलिटी कम क्यों हुई? कैसे हुई? क्योंकि मैंने उसको क्या किया? गुड्स वापस कर दी। मैंने खरीदी थी 5000 की गुड्स, 1000 की मैंने वापस कर दी, तो मेरी लाइबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो यही क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग विल डिक्रीज द अमाउंट ऑफ क्रेडिटर? आपका जो क्रेडिटर या लाइबिलिटी कब डिक्रीज होगी? जब आपने जो गुड्स खरीदी थी वो आप वापस कर दोगे, पूरी वापस कर दो या पार्शली वापस कर दो। जब भी वापस करोगे गुड्स खरीदी हुई, तो जितनी गुड्स आपने वापस की उतनी लाइबिलिटी आपकी कम हो जाएगी। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कौन से हैं? सिंपल याद रख लो, प्रिंसिपल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जो प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपने पढ़े हैं सारे प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉमिनल अकाउंट इज नॉट रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? इसमें से कौन सा है जो नॉमिनल अकाउंट नहीं है? सबसे पहले नॉमिनल अकाउंट किसके ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है? एक्सपेंस, लॉस, और किसके करता है? इनकम और गेन्स, इनकम्स और गेन्स या फिर प्रॉफिट। इसमें से कौन सा नहीं है? बैड डेट्स एक्सपेंस है, तो ये नॉमिनल अकाउंट के आइटम है। प्रॉफिट एंड सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ये इनकम है, ये भी नॉमिनल अकाउंट में आता है। सैलरी एक्सपेंस है, ये नॉमिनल अकाउंट में आता है। तो इसमें से कोई भी नहीं है जो नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। व्हाट परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट ए कंपनी हैज टू स्पेंड ऑन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? लो भाई, ये 2% है, मुझे भी आज ही पता चला। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग देयर इज नो नीड टू कैलकुलेट गुडविल इन केस ऑफ पार्टनरशिप? इसमें से किस केस में गुडविल की कैलकुलेशन की जरूरत नहीं होती? एडमिशन, यस, एडमिशन के समय हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं, डेथ के समय भी करते हैं। जब नया पार्टनर आएगा कितनी गुडविल लानी है, तो एडमिशन के समय वो कैलकुलेट करनी पड़ती है। डेथ हो गई तो उसको जो गुडविल उसने जनरेट की बनाई थी उसको वापस करनी है, तो उस समय भी गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। रिटायरमेंट पे भी हमें जो रिटायरिंग पार्टनर उसको जो गुडविल का अमाउंट है, जो गुडविल उसके होते जनरेट हुई है, वो देना है शेयर। तो इसमें से कोई भी ऐसा केस नहीं है जिसमें हम गुडविल को कैलकुलेट नहीं करते, हर केस में गुडविल को कैलकुलेट करते हैं। डी इज द राइट आंसर।
सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड एज, अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालोगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड शेयर माइनस सॉरी ये वाला ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ठीक है, ये वाला नहीं है भाई, बी पार्ट है इसका आंसर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवैल्यूएशन अकाउंट इज क्रेडिटेड? देखिए हम बनाते थे रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, और रिवैल्यूएशन अकाउंट, एक चीज और बता दूं, ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट है, मैं शॉर्ट में लिखूंगा, ये नॉमिनल अकाउंट होता है। अच्छा नॉमिनल अकाउंट है, इसका मतलब एक्सपेंसेस लॉसेस हम यहां रिकॉर्ड करेंगे, इनकम गेन हम यहां रिकॉर्ड करेंगे, नॉमिनल अकाउंट में यही होता है ना। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवैल्यूएशन अकाउंट इज क्रेडिटेड, किस केस में क्रेडिट होगा? देखो मैंने कहा गेन, अगर एसेट की वैल्यू इंक्रीज हुई तो गेन है तो क्रेडिट करेंगे। रिकॉर्ड ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट्स, तो ये भी गेन है, कोई ऐसा एसेट था जो अनरिकॉर्डेड था, बैलेंस शीट में कोई रिकॉर्ड नहीं था, बाद में पता चलता उसके बारे में, वो भी गेन ही हुआ, यहीं पे रिकॉर्ड करेंगे। इसलिए आंसर भी हमारा क्या रहेगा? बोथ एंड बी, दोनों ही केसेस में ये दोनों गेन है। और गेन कहां आते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट की? क्रेडिट साइड में, क्योंकि एक नॉमिनल अकाउंट है, रूल आपको याद ही होगा, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। चलिए आगे, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन इज अलाउड अप टू। हमने अगर हायर एजुकेशन के लिए कोई लोन लिया, उस पर जो इंटरेस्ट दिया, उसका इंटरेस्ट कितना अलाउड है? 20,000, 50,000, 12,000, नन ऑफ द अबव। भाई उस पर सिंपल इतना है कि अगर आप कोई हायर एजुकेशन के लिए लोन लेते हो अंडर सेक्शन 80E, तो उस पर जितना इंटरेस्ट आपने दिया है वो आपको डिडक्शन मिलेगी, कोई फिक्स अमाउंट नहीं है। सरचार्ज ऑन टैक्स इज एप्लीकेबल व्हेन टैक्सेबल इनकम एक्सीड्स, ये लास्ट सेशन में भी मैंने करवाया था, शायद क्रिंस कॉमर्स जोन वाले चैनल पे कराया यहीं पे, कि 50 लाख से ऊपर किसी इंडिविजुअल की इनकम होगी तो उसको सरचार्ज देना होगा। चलिए जी नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इम्पर्सनल अकाउंट, इसमें से कौन सा है जो इम्पर्सनल अकाउंट है? ये आपके सामने पर्सनल अकाउंट आ गया, ये नहीं है, बाकी दोनों इम्पर्सनल, मतलब एक मिनट रायता फैला दिया मैंने, जस्ट ए सेकेंड, हाँ अब करते हैं बात। तो इसमें से कौन सा इम्पर्सनल है? रियल और नॉमिनल दोनों ही इम्पर्सनल है। तो ऐसे भी देखो पर्सनल लिखा ही हुआ है, तो इसका मतलब बाकी जो होंगे सारे के सारे इम्पर्सनल होंगे, तो बोथ ए एंड बी बराबर। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज टू बी चार्ज ऑन, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम किस पे चार्ज करते हैं? देखिए कोई भी ऐसा खर्चा जो हमें अपने प्रॉफिट में से निकालना है वो हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज करते हैं। तो जितने भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी रेगुलर खर्चे हैं हम कहां से निकालते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। आंसर रहेगा बी। एंट्रीज विच नीड टू बी अकाउंटेड फॉर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स आर कॉल्ड। जब हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं उस समय वो एंट्रीज जो हमें फाइनल अकाउंट्स में एडजस्ट करनी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्रीज। आपने देखा होगा ट्रायल बैलेंस के नीचे आपका जो ट्रायल बैलेंस है, डेबिट साइड आ गई, क्रेडिट साइड आ गई, इसमें आपकी एडजस्टमेंट होती है, कुछ एंट्रीज होती हैं जो आपको नीचे दी होती हैं। तो इन्हीं एंट्रीज को हम कहते हैं एडजस्टमेंट एंट्रीज, जो जब हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो इनको भी साथ में ही रिकॉर्ड करते हैं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ क्लोजिंग कैपिटल कर लेते हैं भाई। क्या है हमारी ओपनिंग कैपिटल? देखिए ओपनिंग कैपिटल आपकी कितनी है? 70,000। अच्छा प्रॉफिट हमारी कैपिटल को बढ़ाएगा, जो चीज कैपिटल को इंक्रीज करेगी वो ऐड कर दो, प्रॉफिट बढ़ के हमारी कैपिटल 20,000 प्रॉफिट डाल के होगी 90,000। जो चीज कैपिटल को कम करेगी माइनस कर दो, अगर हम पैसा निकालेंगे कैपिटल में से तो कैपिटल कम हो जाएगी, और ड्राइंग्स कितनी है यहाँ पर? 7,000, तो हमारी कैपिटल कम हो गई। इसका मतलब हमारी क्लोजिंग कैपिटल कितनी है? 83,000, जो कि हमारा बी आंसर रहेगा। चलिए जी आगे। इन अकाउंटिंग MIS स्टैंड फॉर, याद रख लो भाई, इसको दिमाग में बसा लो, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। चलिए नेक्स्ट, रीमा हैज ओमिटेड टू शो बैलेंस ऑफ डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, कैन यू आइडेंटिफाई वेयर बोथ विल बी शोन? देखिए सिंपल सी बात है, अगर डिस्काउंट अलाउड है तो ये एक्सपेंस है, और एक्सपेंस कहां आते हैं? डेबिट साइड में। और डिस्काउंट रिसीव्ड है, ठीक है, ये डिस्काउंट रिसीव्ड है तो ये इनकम है। इनकम कहां आती है? क्रेडिट साइड में। यहां तो ये तो पता चल गया कि एक डेबिट में आना है, क्रेडिट में, अलाउड डेबिट में आएगा, रिसीव्ड क्रेडिट में आएगा। तो अब ऑप्शन पढ़ते हैं, इन डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम, इन क्रेडिट एंड डेबिट बोथ विल बी शोन इन क्रेडिट कॉलम, नन ऑफ द। बिल्कुल, जो डिस्काउंट अलाउड है ये मैंने क्या कहा? डेबिट में, और डिस्काउंट रिसीव्ड कहां बोला मैंने? क्रेडिट में, इसलिए आंसर भी हमारा ए रहेगा। Which of the following statement is true?
इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज नॉन रेकरिंग नेचर। नहीं 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 भाई, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारे नॉन रेकरिंग नहीं होते हैं, वो रेकरिंग होते हैं। कौन से होते हैं? रेकरिंग। याद रख लो, ये ऐसे आंसर नहीं है, ये याद रखने के लिए बोल रहा हूँ। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गिव्स बेनिफिट विद इन द अकाउंटिंग पीरियड। यस, ऐसा कोई भी खर्चा जिसका बेनिफिट हमें उसी अकाउंटिंग पीरियड में मिल जाए वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये सही है। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर इज रेवेन्यू नेचर। अब देखो यहां पर फिलहाल तो इसका मैं आंसर बता दे रहा हूं कि बी है एडवर्टीजमेंट। यहां पे मैं एक वर्ड जोड़ दूंगा ह्यूज, क्योंकि ऐसे बात बनेगी नहीं, आंसर आपका ऑप्शन में दिखेगा नहीं। ह्यूज एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर रेवेन्यू नहीं होते, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, ठीक है। तो इसको मैं वर्ड ह्यूज जोड़ रहा हूं, ठीक है, क्योंकि एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो रेवेन्यू नेचर के होते हैं, लेकिन ह्यूज बड़ी वाली एडवर्टीजमेंट अगर हम करते हैं तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आती है। नेक्स्ट, राहुल्स ट्रायल बैलेंस प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। राहुल के ट्रायल बैलेंस से हमें ये इंफॉर्मेशन मिली है। क्या इंफॉर्मेशन मिली है? डेटर्स 80,000 के, बैड डेट्स 2,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 4,000। इट इज डिजायर टू मेंटेन ए प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ऑफ ₹1,000, स्टेट द अमाउंट टू बी डेबिटेड। देखिए सिंपल मैं आपको बताता हूं, हमारा जो प्रोविजन है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, हमने जो प्रोविजन बना के रखा था कि हमारे 4,000 के बैड डेट्स होंगे, मतलब ये हमारा अंदाजा था कि फ्यूचर में इतना पैसा हो सकता है हमारा रिकवर ना करे, कि हमने इतना लॉस एक्सपेक्ट करके रखा था। लेकिन एक्चुअल में हमने सोचा था कि हमारे 4,000 जो है वो प्रोविजन डाउटफुल हैं, वो डेटर्स डाउटफुल हैं, यानी नहीं मिलेगा, लेकिन असल में बैड डेट्स हुए 2,000 के, बराबर है। अब आगे ये कहता है इट इज डिजायर टू मेंटेन ए प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। अब हमें 1,000 रुपया और लग रहा है कि 1,000 का हम और प्रोविजन बना दें, तो इसको हम बोलेंगे न्यू प्रोविजन। यानी एक तो आपका जो लॉस हुआ 2,000 का, और अब आपको लग रहा है कि 1,000 का लॉस आपका और हो सकता है, न्यू प्रोविजन बन सकते हैं, तो कुल मिला के आपका लॉस कितना है? 4,000। अब देखिए, आपने सोचा था 4,000 के बैड डेट्स होंगे, लेकिन असल में बैड डेट्स हुए 2,000 के, और 1,000 के हमने न्यू प्रोविजन भी बना लिया। तो ये लॉस भी खत्म करने के बाद 4,000 का लॉस में लेके बैठा था कि 4,000 लॉस होगा, लेकिन असल में मेरा लॉस हुआ 3,000, तो ये 1,000 मुझे बच गया। और अगर ये मुझे 1,000 बच गया तो एक तरह से मेरी इनकम इंक्रीज हो गई, क्योंकि मैंने तो 4,000 का लॉस सोच के रखा था, जबकि लॉस मेरा 3,000 हुआ, 1,000 बच गया, तो ये 1,000 मुझे कहां दिखाना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में। तो सी इसका सही आंसर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ द इंश्योरेंस प्रीमियम पेड 2,000 एंड प्रीपेड इंश्योरेंस इज 600, द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम शोन द प्रॉफिट लॉस अकाउंट। देखिए मैचिंग कंसेप्ट में हमने क्या बताया कि जो इस साल का खर्चा हमें इसी साल दिखाना है। अगर आपने इंश्योरेंस दे रखी थी, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ गया, ठीक है, आपने इंश्योरेंस दे रखी थी 2,000, ठीक है, ये इंश्योरेंस स्पेलिंग देख लेना यार, 2,000 इंश्योरेंस दे रखी थी, इसमें से कहता है प्रीपेड है 600। तो हमारा जो मैचिंग कंसेप्ट है वो यही कहता है कि जिस साल का एक्सपेंस उसी साल दिखाओ। इसमें से 600 रुपए की प्रीपेड है, प्रीपेड मतलब अगले साल का खर्चा, तो मैं इस साल में तो दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि ये तो अगले साल का है, मुझे तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो करने हैं। तो मैं प्रीपेड इंश्योरेंस इसमें से क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा। क्यों माइनस कर दूंगा? भाई मुझे इस साल ये नहीं दिखानी, ये अगले साल का खर्चा मैं अगले साल दिखाऊंगा। तो मुझे अपना प्रॉफिट लॉस अकाउंट किस अमाउंट से डेबिट करना है? वो है 1,400। तो बी इज द राइट आंसर। कैपिटल गियरिंग रेशियो इज, कैपिटल गियरिंग रेशियो कौन सी है? जो हमें हमारे बिजनेस की लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी के बारे में बताती है कि बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए अपनी लाइबिलिटीज को जो है वो पे कर सकता है या नहीं, उसके बारे में बताती है। नेक्स्ट इज डैश इज ए समरी ऑफ ऑल फंक्शनल बजट्स इन कैप्सूल फॉर्म। इसमें से कौन सा है जो सारे फंक्शनल बजट का कैप्सूल फॉर्म है? उसको कहते हैं मास्टर बजट। मास्टर बजट के अंदर सारे के सारे बजट्स आते हैं। तो मास्टर बजट जो है सारे बजट्स का फंक्शनल बजट्स की एक समरी है, जिसको हम कहते हैं मास्टर बजट। इट इंक्लूड्स सभी बजट्स, ठीक है, हिंदी में इंग्लिश, इंग्लिश में हिंदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। द सब्सिडरी वाउचर प्रोवाइडेड इन एब्सेंस ऑफ प्राइमरी वाउचर। प्राइमरी वाउचर के एब्सेंस में जो सब्सिडरी वाउचर्स प्रोवाइड किए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? कोलैटरल वाउचर्स। क्या है कोलैटरल वाउचर्स? आप कभी देखते हो कि कभी जब बिल करता है तो एक ओरिजिनल रिसीप्ट आपको दे दी जाती है और एक उनके पास रहती है। तो कई बार क्या होता है कि जो ओरिजिनल रिसिप्ट है वो गुम हो जाती है, तो उसके बदले में जो इसका कॉपी होती है, फोटो कॉपी लगा लो, फोटो कॉपी जो होगी वो उसको एविडेंस एज एविडेंस यूज किया जाता है, उसको हम कहते हैं कोलैटरल वाउचर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रायल बैलेंस। इसमें से कौन सा है जो गलत है?
इट शोज बैलेंस ऑफ ऑल लेजर, नहीं ये तो सही बात है। इट शोज फाइनल पोजीशन ऑफ ऑल अकाउंट, हाँ सब अकाउंट्स की फाइनल पोजीशन बताता है। इट इज पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, ना ना ना, इट इज ए पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, ये डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं है। इट कैन बी प्रिपेयर्ड एनी टाइम, यस, ट्रायल बैलेंस हम किसी भी समय बना सकते हैं। चलिए जी नेक्स्ट, ए चेक ऑफ ₹500 received from debtor was recorded in cash book but not deposited in bank for collection. How will it be treated for the purpose of bank reconciliation statement? देखिए एक चेक था, हमें रिसीव हुआ, इसका मतलब हमारा जो जस्ट ए सेकेंड हमारा जो क्या था, हमारा जो कैश बैलेंस था, हमने अगर चेक रिसीव किया तो हमारा कैश बैलेंस 500 रुपया बढ़ गया, लेकिन पासबुक में या बैंक में वो हमारे डिपॉजिट नहीं हुआ। तो मैंने क्या कहा था, अगर हम कैश बुक के बैलेंस से शुरू कर रहे हैं तो मुझे इस बैलेंस को इसके बराबर लाना है। इसके बराबर लाने के लिए मैंने जो 500 ऐड किया था, क्योंकि मेरे बैंक में अभी जमा नहीं हुआ तो मैं उसको वापस से क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। तो आंसर क्या रहेगा, ₹500 विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द बैलेंस एज पर पासबुक, नो, ₹500 विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द बैलेंस एज पर कैश बुक। क्योंकि हम कैश बुक के बैलेंस से शुरू कर रहे हैं तो हम कैश बुक के बैलेंस में से वो 500 रुपया दोबारा से माइनस कर देंगे, क्योंकि अभी तक वो हमारे अकाउंट में पैसा जमा नहीं हुआ। Transaction that a business does not record in any specialized form of journal are recorded in, ऐसी ट्रांजेक्शन जो किसी भी स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ जर्नल में यानी सब्सिडीज में नहीं रिकॉर्ड करते, उसको हम कहां रिकॉर्ड करेंगे, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे जनरल जर्नल। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अंडर द इंटेंसिव ऑडिट चेकिंग, इंटेंसिव ऑडिट चेकिंग में क्या होता है, ऑल बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर एग्जामिन्ड, स्पेसिफिक बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर एग्जामिन्ड, कैश बुक इज एग्जामिन्ड, या ऑल ऑफ दिस। देखिए इंटेंसिव ऑडिट चेकिंग के अंदर स्पेसिफिक बुक जो हैं शुरू से लेकर एंड तक, यानी उनकी जर्नी जो शुरू से लेकर जहां से वो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया और एंड तक सारी की सारी चीज़ें हम चेक करते हैं किस सिस्टम में, इंटेंसिव ऑडिट चेकिंग में। तो दोस्तों ये थे आज के 30 MCQs। याद रखना कल लाइव सेशन है, टाइमिंग एक और वीडियो बना के मैं बता दूंगा किस टाइम पे वो सेशन आएगा। आज के लिए इतने दोस्तों, नए सेशन में अगेन 30 MCQs का हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।